गुड मॉर्निंग। आज अपन एक नया टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है पोषक तत्व। सब बोर्ड पे देखो एक बार। देखो, पोषक तत्व, पौधों के लिए पोषक तत्व जैसे अपने लिए भोजन जरूरी होता है, पौधों के लिए जो एलिमेंट है, जो न्यूट्रिएंट्स है, उनकी अत्यंत आवश्यकता होती है। उनके बिना वो अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर पाते, उनकी उपापचय क्रिया पूर्ण रूप से नहीं हो पाती। तो पोषक तत्व कहते किसे हैं? जो पादप पोषक तत्व है, कोई बता सकता है? पादप पोषक तत्व, व्हाट इज द प्लांट न्यूट्रिएंट्स या प्लांट जो एलिमेंट्स हैं वो कहते किसे हैं? देखो, ये क्या है? रसायन है। क्या है? जो क्या करते हैं? पौधों की वृद्धि, ग्रोथ ऑफ प्लांट, और उनकी उपापचय, उपापचयी क्रियाओं, मेटाबॉलिक जो रिएक्शन है, जो रिएक्शंस हैं उनमें, और जो ग्रोथ है, वृद्धि है, उनमें मुख्य भूमिका निभाते हैं। उपापचयी क्रिया क्या होती है? कैटाबोलिक और एनाबोलिक। एनाबोलिक क्या होता है? एनाबोलिक जिसमें भोजन बनता है, लाइक दैट फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। और कैटाबोलिक जिसमें भोजन कटता है, डिवाइडेशन ऑफ द फूड, जैसे रेस्पायरेशन। देखा होगा रेस्पायरेशन। देखो, चीजें समझना है पहले। C6H12O6 क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज में क्या हो रहा है? धीरे इसकी डिग्रेडेशन होता जाएगा और अंत में इसका पायरुविक एसिड बनेगा। कौन सा एसिड बनेगा? पायरुविक अम्ल। आपके काम की चीज नहीं, लेकिन बता रहा हूं मैं। पायरुविक एसिड, पायरुविक अणु के दो अणु जो पायरुविक एसिड के दो अणु बनते हैं, ठीक है। वैसे बोला जाता है इसको ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रम, EMP पथवे, एमडेन मेरहोफ पेरनास पथवे। अब यहां पर दो कंडीशन हो जाती है। एक तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस, एक तो ऑक्सीजन जब उपस्थिति होती है तो यहां पे एक क्रेब्स साइकिल चलता है। कौन सा साइकिल? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होता है। मतलब यहां से ये अणु था अपना एक भोजन का, उससे होते होते रेस्पायरेशन में टुकड़े होते होते यहाँ पे एटीपी का निर्माण होगा। किसका एटीपी का निर्माण होगा? यहां से लेके यहां तक पूर्ण ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा? पूर्ण, एक अणु का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा तो पूरी एनर्जी मिलेगी उसमें। कभी सुना होगा 12वीं क्लास में कहीं भी कि 38 एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी, ऑक्सीजन यहाँ पे एब्सेंट होगी, तो यहाँ पे एथिल एल्कोहल C2H5OH और या लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। ये तो क्या होता है? पादपों के अंदर होता है। एथिल एल्कोहल तो बनता है, और लैक्टिक एसिड जो जंतुओं के अंदर होता है, अपने अंदर भी बन जाता है। कई बार छाछ राबड़ी पी लेते हैं ना, पता होगा मैंने पहले। तो उस कंडीशन में यही फॉर्मेशन होती है, लैक्टिक एसिड बॉडी में बन जाती है। अपने को क्या, नींद आना स्टार्ट हो जाती है भाई। कुन्नारी, हाँ वही, ठीक है। डकारे नहीं, वो बिल्कुल एकदम क्या होता है कि जस्ट नींद, सो जाए, नशा हो जाता है? तो वो कौन सा नशा करता है? वो छाछ वाला नशा या दही वाला नशा था वो, ठीक है, बता देना कहीं। तो वो लैक्टिक एसिड बॉडी में जैसे बनेगा, उस वो टिश्यूज में, उत्तकों में जमा हो जाएगा और अपनी बॉडी इनएक्टिव कंडीशंस में आ जाएगी, और अपने को नींद आना स्टार्ट आ जाएगी, आलस आ जाएंगे, और अपने कि कब सोए। या कुर्सी पे भी कई बार देखता होगा कोई ऑफिस, मुंह फाड़ के बैठ जाते हैं। वो यही कंडीशन होती है। दे हैव द प्रोसेस इन द absence of the O2, the respiration present
एब्सेंट ऑफ O2 की अनुपस्थिति में ये क्रिया होती है, तब होता है। तो ये सारी क्रियाएं जो है वो ये क्रियाएं उपापचयी क्रियाएं हैं। देखो भोजन का बनना, प्रकाश, ये जो प्रोसेस हो रही है, CO2 हो रहा है प्लस H2O हो रहा है, उसके साथ में लाइट हो रही है और उसमें क्लोरोफिल हो रहा है, उसके बाद में ये बन रहा है, दैट इज एनाबॉलिक क्रिया है। कौन सी बोली की? एनाबॉलिक। और काटना, टुकड़े हो रहे हैं उसके, वो कैटाबोलिक, काटना, ठीक है, चाकू से काटो, तलवारों से काटो, फावड़ा से काटो, वो कैटाबोलिक रिएक्शन। तो ये प्रोसेस क्या है, ये पौधे में होना अत्यंत जरूरी है कि उसका लीफ जो भाग है, पत्ती वाला भाग है, जो हरा भाग है, जो प्रकाश संश्लेषण करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, जो ग्लूकोज का निर्माण करता है, ठीक है, उसको उसमें से सारा जो फ्लोएम के द्वारा पूरे पौधे में क्या पहुंच जाता है, भोजन पहुंच जाता है पूरे भागों में, चाहे जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, डाली हो, टहनी हो, कोई भी भाग हो, मेरिस्मेटिक उत्तक हो, कोई भी हो, उसमें सब में वो भोजन स्थानांतरित हो जाता है फ्लोएम के द्वारा। और आपको बताया था जाइलम के द्वारा पूरा जल और जो पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो पौधे के चाहे 300 फीट का पौधा हो, चाहे 400 फीट का पौधा हो, चाहे 2 फीट का पौधा हो, उसमें भी चला जाता है। तो ये कैटाबोलिक रिएक्शन है, मुख्य भूमिका निभाता है। तो पोषक पादप पोषक तत्व किसे कहते हैं? प्लांट न्यूट्रिएंट्स। यही है कि पादप पोषक तत्व वे रसायन होते हैं जो पौधों की वृद्धि एवं उनकी उपापचयी क्रियाओं में भाग लेते हैं, पादप पोषक तत्व कहलाते हैं। दैट इज क्लियर। आ गई बात समझ में? दो चीजें हैं, क्या है? रसायन है जो वृद्धि में और उपापचयी क्रियाओं में भाग लेते हैं। कौन कौन सी क्रियाओं में भाग लेते हैं? वृद्धि में और उपापचयी क्रिया। अरे पोषक तत्व नहीं होंगे तो क्या होगा? उसकी वृद्धि कैसे होगी? बोना रह जाएगा बेचारा, छोटा सा नान्या सा, ठीक है। और उपापचयी क्रिया में क्या होगा? उनकी केटाबोल जो रिएक्शन है, उनके अंदर प्रचुर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, उनकी संरचनात्मक जो तत्व है, फंक्शन जो न्यूट्रिएंट्स है वो नहीं मिल रहे, तो उनकी क्रिया अधूरी रह जाएगी। फोटोसिंथेसिस में अगर मैग्नीशियम वगैरह नहीं मिल रहा तो लीव्स में, क्लोरोफिल में, तो ये सारी प्रोसेस के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स है वो मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसलिए वृद्धि और उपापचयी क्रियाओं में मुख्यतः भूमिका कौन निभाते हैं? पादप पोषक तत्व। क्लियर यहां तक? अब देखो एक आवश्यक पोषक तत्व। अब देखो पोषक तत्व बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अलग फ्रेंड्स तो दुनिया भर के रहेंगे। किसी के पास 500 फ्रेंड्स है, कोई फेसबुक पे भरा पड़ा है 5000 फ्रेंड्स, दूसरी ओर चालू कर देता है, तो दुनिया भर के हैं। लेकिन जो कीमती फ्रेंड्स तो कुछ ही होते हैं, क्षण ही होते हैं, या तो 2 या 4, जिसमें पर्सनल बातें आपको पता होगी कि ये क्या करता है क्या। तो वो जो होंगे, जो पौधों के लिए आवश्यक होंगे, एसेंशियल होंगे, उनके बिना उनकी जिंदगी अधूरी हो सकता है उनसे लेन देन हो जाए, कोई मिराजगी हो जाए, कोई और हो जाए, तो कुछ भी हो सकती है। तो वो जो है वो आवश्यक होंगे, एसेंशियल होंगे। विदाउट देम दे हैव नॉट देयर वर्किंग। उनके बिना वो अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकते। तो आवश्यक पोषक तत्व क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ये आवश्यक पोषक तत्वों की एक अवधारणा दी गई। क्या दी गई? अवधारणा दी गई। और अवधारणा जो देने वाले वैज्ञानिक थे उनका नाम था ऑर्नन। आर्नन उनका वैज्ञानिक, साथ में एक स्टाउट भी थे। इन्होंने 1939 के अंदर ये दिया कि आवश्यक पोषक तत्वों की अवधारणा दी, लेकिन इसमें कुछ कमियां रह गई। उसको बाद में किसने सुधारा? आर्नोन ने सुधार किया इसमें अवधारणा में। और सुधार किसने किया? सुधार आर्नोन ने किया। और कब किया? 1954। आवश्यक पोषक तत्वों की अवधारणा सर्वप्रथम आर्नोन और स्टाउट वैज्ञानिक ने 1939 में दी, लेकिन इसमें कुछ कमियां होने के बाद में इसमें
सुधार किया गया जो 1954 के अंदर आर्नोन ने किया गया। अब देखो इन्होंने क्या कहा, क्या है आवश्यक पोषक तत्वों की अवधारणा। देखो तीन इसमें कसौटी दी गई, तीन इसमें कंडीशंस दी गई, तीन इसमें बातें बताई गई। एक बात क्या बताई गई कि कोई भी पोषक तत्व की कमी के बिना कोई पौधा वृद्धि नहीं, आवश्यक पोषक तत्व की कमी हो जाए किसी पौधे में तो अपनी वृद्धि नहीं कर सकता। विदाउट द डेफिशिएंसी ऑफ एनी एसेंशियल न्यूट्रिएंट द प्लांट डज नॉट वर्किंग वेल, वो अच्छी तरह से वृद्धि नहीं कर सकता, वर्किंग नहीं कर सकता। आवश्यक, फर्स्ट तो ये कहा। दूसरी क्या हुआ कि निश्चित पोषक तत्व की कमी हो जाने पर उसकी पूर्ति उसी वही पोषक तत्व कर सकता है। ऐसे नहीं कि आपकी पेरेंट्स के आप लाडले हो, आप उनके बेटे हो और वो बेटे की पूर्ति कोई दूसरा कर दे, हैं वो पड़ोस वाला बेटा कर दे, हैं कि पता नहीं पापा को कोई क्लोज होगा, क्लोज बातें बताता होगा। ऐसा नहीं है, अपने जो पर्सनल उस चीजों की है वो पूर्ति वही करेगा जो डेफिनेट सीक्वेंस में होगा। तो कोई भी पौधा आवश्यक पोषक तत्व की, किसी पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो उसके बिना वृद्धि नहीं कर सकेगा। दूसरी बात यह हुई कि उस पोषक तत्व की कमी को उसी पोषक तत्व से पूर्ति की जा सकती है। दो कंडीशन कह दी। तीसरी कंडीशन इसने यह कही कि ये जो पोषक, आवश्यक पोषक तत्व है वो पौधे की सीधी उपापचय क्रियाओं में भाग लेते हैं। अभी बताया मैंने, लेते हैं कि नहीं उपापचय क्रियाओं। ये तीन रटना नहीं है, ये तीन बातें किसने कही, आर्नोन ने कही। इसने कही तो मानिए पढ़ने कि हाँ भाई इसके बिना कोई, नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी तो कैसे करेगा वो, वृद्धि कैसे करेगा, उसमें न्यूक्लियोस जो न्यूक्लियोटाइड वगैरह कैसे बनेंगे, उसमें फॉर्मेशन कैसे होगा, नहीं होगा, सीड नहीं बनेंगे, वृद्धि नहीं करेगा, पत्तियों का पीला हो जाएगा, पत्तियों का जो कलर है पीली पड़ जाएगी, झड़ जाएगी, झड़ जाएगी तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होगी, या पीली हो जाएगी तो क्लोरोफिल नष्ट हो जाएगा, क्लोरोफिल नष्ट हो गया तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो भोजन नहीं बना, भोजन नहीं बना तो भूखे रह गए तो मर जाएंगे। तो ये तीन बात किसने की, इस आवश्यक पोषक तत्व। क्या कही, दोबारा बता रहा हूं कि किसी पोषक तत्व की कमी हो गई तो वृद्धि नहीं करेगा। क्लियर यहां तक, ठीक है। दूसरी यह कही कि उस पोषक तत्व की कमी को केवल उसी पोषक तत्व के द्वारा उसकी पूर्ति की जा सकती है, दूसरा उसकी नहीं कर सकता कि नहीं जगह की, ठीक है ये कर देगा इसकी जगह पूर्ति। अरे किसी भी अपने फ्रेंड्स को, पर्टिकुलर फ्रेंड्स है वो कहीं चला जाए, भगवान को प्यारा हो जाए तो उसकी पूर्ति कोई दूसरा थोड़ी ले लेगा, वो तो उसमें वो तो यूनिक होता है, वो तो हर कोई यूनिक है अपनी जगह, ठीक है। ले लेता है क्या बता अब ले भी ले इसी। और तीसरी कंडीशन ये थी कि आवश्यक पोषक तत्व पौधों की उपापचय क्रियाओं में सीधे भाग लेते हैं। यहां तक सबके समझ में आ गया, तो हेडिंग डालिए। अब पहले तो हेडिंग डालिए पादप पोषक तत्व, नया टॉपिक है आज, पादप पोषक तत्व। उसको एरो लगा के शॉर्ट में लिख लो एक बार, रसायन और दोनों वृद्धि और उपापचय, परिभाषा लिखा देता हूं। लेकिन दो चीज पता है कि यार रसायन होते हैं, वृद्धि और उपापचय क्रियाओं में भाग लेते हैं, बस सीधी सी शॉर्ट सा है। लिख लिया पीछे, लिखो अब नेक्स्ट, लिखो नीचे, वे सभी रासायनिक पोषक तत्व जिनकी पौधों की वृद्धि एवं उपापचय में आवश्यकता होती है पोषक तत्व कहलाते हैं। नेक्स्ट लिखो, पोषक तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। किसने दी थी, आर्नोन। पता हो गया ये, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, क्या थी कसौटी के चरण, क्या थे, पोषक तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट, वे पोषक तत्व तो जिनके बिना पौधा अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर पाता। दूसरा पॉइंट लिखिए, किसी एक पोषक तत्व की कमी दूसरे पोषक तत्वों से पूरी नहीं की जा सकती। और तीसरा लिखिए, तीसरा पॉइंट, पौधों में उस तत्व का विशेष एवं उपापचय
कार्य होता है। ये देखो तीनों चीजें समझ में आ गई, कोई आपको पूछेगा नहीं, लेकिन ये आवश्यक पोषक तत्वों की जो अनिवार्यता है कि आवश्यक पोषक तत्वों की कसौटी है या उसकी अनिवार्यता की क्राइटेरिया किसने दिया था? तो किसने दिया था? आर्नोल्ड ने। किसने दिया था? आर्नोल्ड ने दिया था। दोनों ही वर्कआउट तो दोनों ही कर रहे थे, स्टाउट और आर्नोल्ड दोनों ने किया था, लेकिन मेन जो है वो आर्नोल्ड ही है। आर्नोल्ड ने आवश्यक पोषक तत्वों की अवधारणा दी थी। उसने कहा कि कोई पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो पौधा अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर पाता। दूसरी बात कही कि उस पोषक तत्व की कमी हुई है, उसको दूसरे पोषक तत्वों से उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। तीसरी बात यह कही कि उस तत्व का विशेष स्थान होता है किनमें? उपापचयी क्रियाओं में। क्लियर? ये सीधी सी तीन बात है, रटने की जरूरत नहीं है। तो ये सामान्य रूप से कहा। अब देखो, आपको पता है आवश्यक पोषक तत्व बहुत सारी भूमिकाओं में भूमिका निभाते हैं। देखो, सबसे पहले तो किसी की संरचना होती है, जो स्ट्रक्चरल जो एलिमेंट्स होते हैं, जो संरचना बनाते हैं, उसमें मुख्य रूप से कौन से होते हैं? CHO, जिसको बोलते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जो सामान्य रूप से कार्बन की जो बात करें तो वो कहां से मिलता है? जो कार्बनिक पदार्थ है सोइल के अंदर, और हाइड्रोजन है वो मुख्य रूप से जल से मिलता है, और ऑक्सीजन CO2 वगैरह, और वैसे जल से, ये दोनों से मिलता है। ये लगभग बात करें तो 94 से 95% भाग बनाते हैं पौधे का। ठीक है, कितना परसेंट भाग है? 94 से 95% भाग फॉर्मेशन करते हैं पौधे का। कौन से? ये संरचनात्मक जो तत्व होते हैं CHO। अब देखो, आवश्यक पोषक तत्वों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है उनकी एबिलिटी के आधार पर। कौन से? एक तो वरद पोषक तत्व। कौन से पोषक तत्व है? वरद पोषक तत्व, जिनको गौण बोलते हैं, और एक सूक्ष्म पोषक तत्व। इसको इंग्लिश में बोला जाता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। इनको बोला जाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या माइक्रो एलिमेंट्स। अब देखो, जो आवश्यक पोषक तत्व हैं टोटल, वो पहले कितने थे? 16 आवश्यक पोषक तत्व। कौन कितने पोषक तत्व थे? 16 पोषक तत्व थे। बट 2009-10 के अंदर एक निकल था जिसका नाम क्या था? वो भी ऐड किया गया। कब? 2009-10 के अंदर। 1985 से पहले वर्कआउट हुआ था जो ब्राउन, हाँ 87 के अंदर, लेकिन जो एडिंग थी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के अंदर मुख्य रूप से भूमिका निभाई थी, वो 2009-10 के अंदर हुआ था। ठीक है, ब्राउन एट आल थे वो सारे वैज्ञानिकों ने। ठीक है, वैसे कोई क्वेश्चन इसका नहीं पूछा जाता। टोटल आवश्यक पोषक तत्व हैं वो कितने हैं? 17 आवश्यक। प्रेजेंटली कितने आवश्यक पोषक तत्व हैं पौधों के लिए? 17। कितने आवश्यक पोषक तत्व है? जो नया जुड़ा है वो कौन सा है? निकल। तो कुल आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? 17 पोषक तत्व। इनको दो भागों में बांटा गया, वरद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। क्या? वरद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। वरद, जिनकी जो वरद पोषक तत्व है इनको दो भागों में बांटा गया है, प्राथमिक पोषक तत्व और द्वितीयक पोषक तत्व। प्राथमिक पोषक तत्व जिसको प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है, और द्वितीयक पोषक तत्व। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स
जो प्राथमिक पोषक तत्व है वो कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, दूसरा फॉस्फोरस, तीसरा पोटेशियम। सेकेंडरी पोषक तत्व हैं वो कौन से हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। जो द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और आयरन है, मैग्नीज है, जिंक है, कॉपर है, ठीक, मोलिब्डेनम है, बोरोन है। देयर आर सो मेनी जो लिविंग न्यूट्रिएंट्स है। इनके अलावा वो सारे किस कौन से हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिनके आपको सिम्टम्स बताया जाएगा। देखो, प्राथमिक पोषक तत्व कौन से हैं? एनपीके। और द्वितीयक पोषक तत्व कौन से हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। और सूक्ष्म पोषक तत्व जिनकी मात्रा कम। अब बताओ, भारतीय मृदाओं में सबसे ज्यादा जो कमी है मुख्य पोषक तत्व की, वो नाइट्रोजन की है। किसकी सब कमी है? और जो सूक्ष्म पोषक तत्व है भारतीय मृदाओं में जिसकी सबसे ज्यादा कमी है, वो जिंक की है। किसकी है? जिंक की। इंडियन सोइल्स में सबसे ज्यादा अगर डेफिशिएंसी की बात करें, कमी की बात करें, तो सूक्ष्म पोषक तत्वों में तो किसकी है? जिंक की है। और मुख्य पोषक तत्वों में किसकी है? नाइट्रोजन की भारतीय मृदाओं में कमी पाई जाती है। एक बार उतार लीजिए, फिर बात और अच्छी लिखाते हैं सारी चीजें। ये समझ में आ गया? टोटल कितने आवश्यक पोषक तत्व हैं? 17 आवश्यक पोषक तत्व हैं। इनको नीडी की आवश्यकता के अनुसार दो भागों में बांटा गया है। वृहद पोषक तत्व, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सूक्ष्म पोषक तत्व और वृहद पोषक तत्व। वृहद पोषक तत्व जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है उनको दो भागों में बांटा गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राथमिक पोषक तत्व और द्वितीयक पोषक तत्व। प्राथमिक पोषक तत्व है वो एनपीके इज प्राइमरी, और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर है वो सेकेंडरी पोषक तत्व है, द्वितीयक पोषक तत्व हैं। ठीक है, जो एक प्लांट एक्टिविटी में भाग लेते हैं। और लिविंग जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी कम आवश्यकता होती है पौधों को, उनके अंदर आपके आयरन है, मैग्नीज है, जिंक है, कॉपर है, मोलिब्डेनम है, बोरोन है, जो एक्सेट्रा जो भी बच्चे लिविंग है वो सारे इसके अंदर इंक्लूडिंग आते हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो नेक्स्ट लिखिए अब नाइट्रोजन। एक बार कमी नहीं लिखा रहे, नाइट्रोजन के बारे में लिखा रहे, कितना परसेंट होता है, क्या होता है मृदा में नाइट्रोजन। उसके सामने एरो लगा के लिखो। नाइट्रोजन की मात्रा होती है पौधे में 1.5%। याद रखना कितनी होती है? 1.5%, 1.5% नाइट्रोजन की मात्रा होती है प्लांट्स के अंदर। और मुख्य रूप से जो नाइट्रोजन है उसके अवेलेबल फॉर्म क्या है आपको पता होगा? वो किस रूप में प्राप्त होता है? NO3, ठीक है। और अरे नाइट्राइट में नहीं होता, कौन बता रहा है नाइट्रेट? ठीक है, ये मुख्य रूप से दो फॉर्म है, अमोनियम आयन के रूप में और नाइट्रेट आयन के रूप में। देखो, जो अमोनियम है, इधर देखना जरा सा, ये अमोनियम आयन है वो मुख्य रूप से कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट। ये नाइट्राइट है, ठीक है। ये नाइट्राइट से फिर कन्वर्ट किस में होता है? नाइट्रेट के अंदर। NO3 ये नाइट्रेट है। पौधों को ये अवस्था प्राप्त नहीं होती। कौन सी अवस्था प्राप्त होती है? नाइट्रेट। ये नाइट्रोजन की नाइट्रेट रूप में पौधे ग्रहण करते हैं। और धान, चाय, इनकी बात करें तो किसके रूप में? अमोनियम रूप में सीधा ग्रहण करते हैं वो लोग। इसलिए दोनों अवस्थाएं पौधों द्वारा प्राप्त की जाती है। कौन कौन सी? नाइट्रेट, NO3 और NH4। ठीक है, ये दोनों अवस्थाएं पौधे लेते हैं। क्लियर? ये जो इसका नाइट्रिफिकेशन की क्रिया होती है, नाइट्रोसोमोनास यहाँ पे काम करता है, यहाँ पे नाइट्रोबैक्टर काम करता है, और वापस ही इसका किस अमोनियम फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, विनाइट्रीकरण, जो सूडोमोनास और बेसिलस जीवाणु के कारण प्रोसेस होती है, जो बाद में पढ़ेंगे आप इसमें। ठीक है, तो नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है पौधों में? 1.5%। कौन सी अवस्था में मिलता है? नाइट्रेट और अमोनिया। अरे सबको पता हो गया ना कौन सी अवस्था में मिलता है नाइट्रोजन?
NO3 और NH4 प्लस। ठीक है, इन दोनों अवस्थाओं में मिलता है पौधों को। इसके अलावा आप बात करो कि NO2 में मिल जाए, नहीं मिलेगा, या किसी और कंडीशन में मिल जाए, वो नहीं मिलेगा। इनकी जो आयनिक फॉर्म है वो दोनों है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि नाइट्रोजन की जो प्राप्यता है मृदा में पौधों द्वारा वो किस प्रकार से होती है, NH4 प्लस NO3। ठीक है, तीसरा जो ऑप्शन है ए प्लस ए व दोनों, या तीसरा ऑप्शन NO2। तो आपका राइट आंसर आएगा ए व बी दोनों। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट लिखो। लिख लिया सबने? कितना परसेंट होता है पौधे में नाइट्रोजन? 1.5% जो हिस्सा। और किस रूप में अवेलेबल होता है? नाइट्रेट अमोनियम। क्या क्या? किस किस फॉर्म में? पीछे देखो बेचारी बैठी है आराम से। तो नाइट्रेट और अमोनियम रूप में अवेलेबल। दूसरा फास्फोरस लिखिए। फास्फोरस की जो मात्रा होती है पौधे में वो कितनी होती है? 0.2%। 0.2%। और किस रूप में मिलता है जी फास्फोरस? फास्फोरस देखिए, H2PO4 माइनस, फिर HPO4 2 माइनस। ठीक है, और PO4। ये इन अवस्थाओं में फास्फोरस मिलता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा मृदा में मिलता है वो ये होता है, क्वेश्चन पूछा गया काफी बार एग्जाम्स के अंदर, फास्फोरस की जो सबसे अधिक मात्रा जो मृदा में अवेलेबल होती है वो इस फॉर्म में होती है। तो इसको मुख्य प्राप्य लिख लेना, मुख्य प्राप्य, मेन अवेलेबल। दूसरा फास्फोरस लिखाया। फास्फोरस की मात्रा पौधे में होती है 0.2%। और फास्फोरस किस किस रूप में मिलता है? H2PO4 माइनस, HPO4 माइनस 2 और PO4 माइनस 3। ठीक है, जो सबसे ज्यादा अवेलेबल होता है फास्फोरस वो H2PO4 माइनस होता है। अरे आयनों के रूप में अवेलेबल होता है। ठीक है, ये मेटल्स होते हैं मुख्य रूप से जो आयनों के रूप में अवेलेबल होते हैं मृदा के अंदर। तो ये पौधे इन्हीं रूपों को लेते हैं। ऐसे तो आपको पता होगा कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है। सबसे ज्यादा गैस वो नाइट्रोजन है, लेकिन फिर भी अवेलेबल कंडीशन में नहीं है, क्योंकि वो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है इन आयनों के अंदर, तब वो क्या पौधे उसको ग्रहण कर पाएंगे। तो फास्फोरस किस रूप में लेता है? H2PO4 माइनस HPO4 और PO4 माइनस 3। क्लियर। जो सबसे ज्यादा अवेलेबल फॉर्म है वो H2PO4 माइनस है, जो पौधे उसको सबसे ज्यादा जो अवेलेबल है मृदा के अंदर, पौधे उसको ग्रहण करते हैं। और नाइट्रोजन की कौन सी थी उसमें? नाइट्रेट और अमोनियम। सबसे ज्यादा तो नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, लेकिन कुछ फसलें अमोनियम रूप में भी लेती हैं, जिसको रेड्यूस डोज में प्रयोग होता है और उसको ग्रहण करती है फसलों के। तीसरा लिखिए पोटेशियम। पोटेशियम की मात्रा लिखो। पौधों में कितनी परसेंट मात्रा होती है? 1%, 1%। और किस रूप में मिलता है? के प्लस रूप में। हाँ शाबाश, के प्लस रूप में जो पोटेशियम है पोटेशियम की प्लांट्स में मात्रा, कंसंट्रेशन इन प्लांट वो 1%। और उसकी जो अवेलेबल फॉर्म है वो किस में? के प्लस के रूप में वो अवेलेबल रहता है, प्राप्य रहता है। नेक्स्ट बस सेकेंडरी और लिख लो, उसके बाद में ये नहीं लिखाएंगे। उसके बाद में कैल्शियम लिखिए। कैल्शियम, कैल्शियम की मात्रा होती है पौधों में 0.5%, 0.5%। और अवेलेबल फॉर्म होती है वो C+2। फिर मैग्नीशियम 0.2% अवेलेबल फॉर्म
फिर सल्फर वो 0.2%, SO4 2-। तो ये है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। दे हैव दी मोस्टली अवेलेबल इन दी सोइल और प्लांट्स। उनकी कंसंट्रेशन कैसे होती है, क्या कंसंट्रेशन होती है? नाइट्रोजन की बात करते हैं तो 1.5%, फास्फोरस की बात करते हैं 0.5%, पोटेशियम की बात करते हैं तो 1% है, ठीक है। उसके बाद में कैल्शियम की बात करते हैं तो 1%, कैल्शियम की बात करते हैं 0.5%, और मैग्नीशियम की बात करते हैं ठीक है 0.2%, और सल्फर 0.2% प्रेजेंट इन दी प्लांट्स। पौधों के अंदर ये क्या होता है, उनकी मात्रा होती है, मात्रा पाई जाती है किन आयनों में। अब आपको ये प्राइमरी और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स तो पता ही होना चाहिए किस रूपों में होता है। तो नाइट्रोजन पौधों को किस रूप में मिलता है? नाइट्रेट और अमोनियम। सबको पता लग गया? धान है, चाय है, आलू है, इनके अंदर सामान्य रूप से वो अवेलेबल होता है, ठीक है। मुख्य रूप से जहां पर वाटरिंग होता है, दो जोन बनते हैं, रिड्यूस और ऑक्सीडाइज जोन, ठीक है। उनमें सीधा डायरेक्टली ये कन्वर्ट होता है, उन फसलों के अंदर लिया जाता है जो आपको उर्वरक पढ़ाएंगे, फर्टिलाइजर बताएंगे, उनमें बताएंगे, ठीक है। मैंने तो एक आउटलाइन आपको बताई थी। ये कन्वर्ट होता है काफी, नाइट्रिफिकेशन की क्रिया होती है, अमीनिफिकेशन की क्रिया होती है, डिनाइट्रिफिकेशन की क्रिया होती है, जिसको नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। कार्बन चक्र आपने पढ़ा होगा कभी लाइफ में। तो ये अवेलेबल फॉर्म में होते हैं। तो नाइट्रोजन नाइट्रेट और अमोनियम रूप में। उसके बाद में आपकी फास्फोरस H2PO4 माइनस, HPO4 -2 और PO4। इसमें जो सबसे ज्यादा जो अवेलेबल होता है वो कौन सी अवस्था में होता है? H2PO4 माइनस सबसे ज्यादा अवेलेबल इन दी सोइल। क्लियर? यहां तक पौधों को सबसे ज्यादा उसी को प्राप्य रूप में लेते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि फास्फोरस की जो मुख्य प्रचुरता होती है वो कौन से आयन के रूप में होती है? H2PO4 माइनस, ठीक है। क्लियर यहां तक? उसके बाद में आपके फास्फोरस के बाद में पोटेशियम, ठीक है, के प्लस आयन के रूप में ये अवेलेबल होता है। और पोटेशियम की मात्रा कितना? 1% इसकी कंसंट्रेशन रहती है किसके अंदर? पादपों के अंदर, पौधों के अंदर। फिर कैल्शियम 0.5% कैल्शियम के रूप में, और Mg 0.2% Mg+2, और सल्फर 0.2% वो SO4 -2 के। इस हिसाब से ये आयनों के रूप में प्राप्य रहते हैं मृदा में। नेक्स्ट लिखिए आप। फिर लिखिए पोषक तत्वों की गतिशीलता। हाँ जी, पोषक तत्वों की गतिशीलता। मोबिलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स। मोबिलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहले आप प्लांट मोबिलिटी इन प्लांट्स। पौधों में गतिशीलता। पौधों में गतिशीलता सबसे पहले उच्च गतिशील जो आयन है, हाई मोबाइल जो आयन है, फिर उसके बाद में मध्यम और अल्प या कम। जो उच्च है वो है एनपीके, मोलिब्डेनम, एनपीके, मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम एंड क्लोराइड, सॉरी क्लोरीन।
ये उच्च गतिशील रहते हैं पौधों में, हाई एक्टिव रहते हैं, हाई मोबिलिटी रहती है, हाई ट्रांसपेरेंटी रहती है इनकी। और मध्यम की बात करें या मॉडरेट की बात करें तो उसमें आता है जिंक। जिंक पौधों की बात कर रहे हैं। कम की बात करें आयरन मैंगनीज के ऊपर, आयरन मैंगनीज कॉपर और साथ में सल्फर। सल्फर ये कम मोबाइल होते हैं पौधों के अंदर। और इमोबाइल जो है, अचल जो अगतिशील हैं, वो कैल्शियम और बोरॉन। अचल इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स कैल्शियम एंड बोरोन। ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। पौधों के अंदर जो एचएल प्लांट न्यूट्रिएंट है वो कौन से हैं? कैल्शियम बोरोन। पौधों में देखो मोबिलिटी कितना फास्ट गति करता है पौधे में न्यूट्रिएंट्स की तरह। अब आपने देखा होगा कि यूरिया देते हो आप लोग, आज रात को आप बरसात के टाइम में बताता हूं मैं आपको, बरसात के टाइम में ये मान लो मॉइस्चराइजेशन है खेत के अंदर, आप यूरिया दे रहे हो। यूरिया देने के बाद में कुछ ही दूसरे दिन या तीसरे दिन ही आपकी फसल का रंग कलर चेंज हो जाता है कि नहीं? गहरा कलर डार्क कलर हो जाता है और बढ़वार भी तेजी से होना स्टार्ट करते हैं। बाजरे में देखा होगा आप, बाजरे में दूसरे दिन बरसात होती है, किसान बावड़े हो जाते हैं, कट्टे भर भर के लिए आते हैं यूरिया के। मार्केट में यूरिया की कमी हो जाती है, ब्लैक स्टॉकिंग हो जाती है। ब्लैक में एक्स्ट्रा 20 रुपए 30 रुपए 50 रुपए एक्स्ट्रा में भी अपन वो लेके आते हैं। वाई द रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज इनकी मोबिलिटी हाई होती है। जैसे मॉइस्चराइजेशन के कनेक्ट में आते हैं इनकी तो इसमें क्या है, ये जो एनपीके हैं इनकी मोबिलिटी ज्यादा होती है, हाई मोबिलिटी रहती है, इनकी गतिशीलता ज्यादा होती है और ये ऊतकों में तुरंत इफेक्ट करते हैं और उनका सेल डिवीजन में भूमिका निभाते हैं। और सेल डिवीजन में भूमिका निभाएंगे तो उसकी वृद्धि ज्यादा होती है, कोशिका विभाजन होगा तो इलोंगेशन क्षेत्र बढ़ेगा। स्टेम में जो इलोंगेशन क्षेत्र है वो बढ़ता है। इसलिए पौधों में बात करें गतिशीलता के आधार पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम और क्लोरीन आयन, इनकी मोबिलिटी, इनकी गतिशीलता अधिक होती है। ठीक है, किसके अंदर? पौधों के अंदर। मध्यम गतिशील है जो मॉडरेट है वो जिंक है, नहीं पूछा जाता बीच वालों को तो जिंदगी में कहीं नहीं पूछ रहे। और लेस जो मोबाइल है, कम, आज सुप्रीम कोर्ट तो पूछने लग गया, कम जो लेस मोबाइल है उसके अंदर आयरन है, मैग्नीज है, कॉपर है, सल्फर है। ठीक है, इनके अंदर। और इमोबाइल है जो बिल्कुल ही एक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से पौधों के अंदर वो कौन से हैं? कैल्शियम और बोरोन। कौन कौन से हैं? कैल्शियम और बोरोन जो इमोबाइल रहते हैं पौधों के अंदर, एचल रहते हैं। सबने उतार लिया, याद हो गया? जो सबसे गतिशील पौधों में कौन से? नाइट्रोजन उदाहरण देख लिया, यूरिया देता है किसान, तुरंत हो जाता है। तुरंत क्या है वो, उसमें कलर चेंज, उसकी वर्दी, सब कुछ उसमें चेंजेज। ठीक है, एनपीके, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और मैग्नीशियम, दे हैव दी हाई मोबाइल न्यूट्रिएंट्स एक्टिव इन दी प्लांट्स। क्लियर? यहां तक सबसे ज्यादा पौधों में एक्टिव रहते हैं। मॉडरेट की बात करें तो जिंक, और कम की बात करें तो फिर मन क्यों। ठीक है, क्या हो गया? अच्छा, ऐसे बता दिया कि मैंने। चलो फिर आयरन, मैग्नीज, कॉपर और सल्फर है। सर फिर मन क्यों जाने किस में क्या हो गया? पौधों के अंदर कम हो गया, हल्का हो गया। तो यह है। और जो इमोबाइल है, इमोबाइल है, एचएल है, वो क्या है? कैल्शियम और बोरोन। याद हुआ कि नहीं? रटना नहीं है, दोबारा नहीं देखना, याद होनी चाहिए। कैल्शियम बोरोन इमोबाइल रहेंगे, सी है ये सी की। ठीक है, कैल्शियम और बोरोन। ठीक है,
बावड़ा है कैल्शियम और बोरॉन, ये बिल्कुल ही पड़ा रहता है, निठिला है, निकम्मा है, उबासी लेने वाला आदमी है। तो ये जो लड़कियां लड़के हैं इनमें आते हैं कैल्शियम बोरॉन। बस एक जगह पड़े रहेंगे, दे हैव नॉट एक्टिव, ठीक है। तो कैल्शियम एंड बोरॉन दे हैव द इनएक्टिव कंडीशन और इमोबाइल इन द प्लांट्स, किसके अंदर है, पौधों में। दो चीजें, ज्यादा और कम हमेशा पूछी जाती है, उन चीजों को आपको याद रखना है। अधिक जो एक्टिव है मोबाइल है वो एनपीके, ठीक है, और आपके मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम और क्लोरीन है। और इनएक्टिव जो इमोबाइल हैं, एक्टिव इनएक्टिव नहीं कह सकते, इमोबाइल कह सकते हैं, एचएल जो हैं वो कैल्शियम और बोरॉन है। दो चीज आपको पता होनी चाहिए। क्लियर सभी को, आ गई समझ में। ऐसे ही आप मर्दा में लिख लो नेक्स्ट, मोबिलिटी इन सोइल, ऐसे ही बना लेना, मोबिलिटी इन सोइल। उच्च गतिशील में लिखिए, मर्दा में तो यही रहेगा ना, नाइट्रेट, अभी बताया था ना, हाँ जी हाँ जी, नाइट्रेट से पहला नाइट्रेट, दूसरा लिखिए सल्फेट, कोमा सल्फेट, सल्फेट, क्लोरीन जो उसमें थी क्लोरीन, मैग्नीज, उसके बाद में लिखो लेस मोबाइल में, मॉडरेट में रहने देना, डैश कर दो, और कम मोबाइल में, कम चलन में, उसमें लिखो अमोनियम NH4, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, ये सारे लेस मोबाइल इन दी सोइल। अब इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही है, अमोनियम आयन है वो कम मोबाइल होता है मृदा के अंदर, कम मोबाइल होगा, इसीलिए कम अवेलेबल होता है पौधों को। जैसे धान, कुछ फसलों की बात करते हैं उनको मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा मोबाइल की बात करते हैं, सबसे ज्यादा गतिशीलता की बात करते हैं, तो मृदा में कौन सा होता है, नाइट्रेट। कौन सा होता है, नाइट्रेट। इसीलिए जो नाइट्रोजन की जो सबसे ज्यादा जो फॉर्म अवेलेबल होती है वो नाइट्रेट के रूप में होती है। किस फॉर्म में होती है, नाइट्रेट के रूप में रहती है, ठीक है, क्लियर। और उसके बाद में लिखो इमोबाइल, इमोबाइल लिखो, या एचएल जो भी लास्ट था, एचएल किसके अंदर है, मृदा के अंदर। लिखो फास्फोरस और जिंक, मृदा के अंदर फास्फोरस और जिंक है, वो एचएल अवस्था में इमोबाइल कंडीशन में रहते हैं, फास्फोरस व जिंक। अब ये चीज समझ में आई कि नहीं, देखो पौधों के अंदर तो इनएक्टिव कंडीशन में कौन से रहेंगे, कैल्शियम बोरॉन, इनएक्टिव नहीं इमोबाइल अवस्था में, एचएल अवस्था में कौन कौन से, और मृदा के अंदर कौन से रहेंगे, फास्फोरस और जिंक। कौन से, फास्फोरस और जिंक। और सबसे ज्यादा अगर उच्च गतिशील की बात करते हैं किसके अंदर, पौधों के अंदर, तो एनपीके, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, मैग्नीशियम। क्लियर, यहां तक याद हुआ कि नहीं। हाँ तो देखो गतिशीलता के आधार पर पौधों में गतिशीलता और मृदा में गतिशीलता, दो के अंदर गतिशीलता होती है प्लांट न्यूट्रिएंट्स की। एक तो पौधों के अंदर हाई गतिशील और अगतिशील या एचएल जो होते हैं। तो एचएल जो होंगे वो कैल्शियम और बोरोन होते हैं पौधों में, तो और मृदा के अंदर फास्फोरस और जिंक होते हैं। चल क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। और जो पौधों के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं उच्च गतिशील होते हैं, वो एनपीके, जो मुख्य रूप से तो प्राथमिक पोषक तत्व है, उच्च गतिशील होते हैं। मैंने बताया डीएपी का प्रयोग करते हैं तो भी उसका जर्मिनेशन में उच्च उड़ते हैं ना, उसमें फसलों के साथ में तुरंत उसके इफेक्ट आता है, फसल का अच्छा जर्मिनेशन होगा, वहां पे मॉइस्चराइजेशन वो कंटेन रखेगा, वो उसका जो भी जो सोइल के कण है उनको बांधे रखेगा, और उसमें क्या है मॉइस्चराइजेशन करने के कारण से क्या होगा कि जर्मिनेशन, अंकुरण सही होगा उसके अंदर। तो ये है मोबिलिटी। तो आवश्यक पोषक तत्व किसे कहते हैं, वे रसायन जो पौधे की वृद्धि एवं
उनकी उपापचयी क्रियाओं में भाग लेते हैं या उनके लिए जिम्मेदार होते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। पोषक तत्व मुख्य रूप से उनकी अवधारणा किसने दी थी? आर्नोल्ड ने दी थी 1939 में आर्नोल्ड स्टाउट ने, और उसको बाद में सुधारा था 1954 में आर्नोल्ड ने। उन्होंने क्या कहा? 3 बातें उन्होंने बताई कि किसी पोषक तत्व की कमी हो जाती है पौधे में तो वो अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता। किसी पोषक तत्व की कमी होने पर वो बिल्कुल वो अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं करेगा, साइकिल पूर्ण नहीं कर पाएगा। और किसी निश्चित पोषक तत्व की कमी को उसी पोषक तत्व की कमी के द्वारा उसकी पूर्ति की जा सकती है। और उस पोषक तत्व की एक विशेष स्थान होता है किनमें? उपापचयी क्रियाओं में। 3 बात बोली थी किसने? आर्नोल्ड ने। उसके बाद में पहले 16 आवश्यक पोषक तत्व थे, लेकिन निकल के जुड़ने के कारण टोटल आवश्यक पोषक तत्व कितने हो गए? 17 आवश्यक पोषक तत्व हो गए। 17 आवश्यक पोषक तत्व जिनको 2 भागों में बांटा गया है। वृद्ध पोषक तत्व, वृद्ध जिनकी मात्रा ज्यादा पौधे को जरूरत होती है, और सूक्ष्म पोषक तत्व जिनकी मात्रा कम नीड होती है, कम आवश्यकता होती है। उसके अंदर वृद्ध पोषक तत्वों को 2 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक पोषक तत्व और द्वितीयक पोषक तत्व। प्राथमिक पोषक तत्व एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम इज दी प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। और द्वितीयक पोषक तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, दैट इज सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स, वो द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं। उसके बाद में वृद्ध पोषक तत्व जो आयरन है, मैग्नीज है, जिंक है, कॉपर है, मोलिब्डेनम है, बोरोन है, ये सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जिनकी पौधों को कम आवश्यकता होती है। उसके बाद में नाइट्रोजन की जो फॉर्म है, जो अवेलेबल फॉर्म है, जो प्राप्य अवस्था होती है, वो नाइट्रेट और अमोनियम रूप से होती है। अब आपने देखा कि जो नाइट्रेट है वो तो फास्ट, अति गतिशील है, ज्यादा गतिशील है। जो अमोनियम है वो कम गतिशील है। लेकिन जो पौधों को सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की जो अवेलेबल फॉर्म है वो नाइट्रेट ही है, ठीक है। लेकिन कुछ फसलें बात करते हैं, धान है, आलू है, ठीक है, उसमें चाय है, ये सारे किस फॉर्म में लेते हैं? अमोनियम आयन के रूप में लेते हैं, जिनको रिड्यूस जोन में प्रयोग किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन का ह्रास कम होता है और उनको अवेलेबल हो जाता है। क्लियर यहां तक? उसके बाद में फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस 3 अवस्थाओं में रहता है, H2PO4 माइनस, HPO4 माइनस 2 और PO4 माइनस 3। जो सबसे ज्यादा मृदा में फास्फोरस है वो कौन सा है? वो H2PO4, दैट है दी अवेलेबल टू दी प्लांट, जो उनको प्राप्यता के रूप में रहता है। वो कितना परसेंट फास्फोरस की कंसंट्रेशन कितना रहता है पौधों में? 0.5%। ओके, 0. हाँ ओके, ज्यादा बता दिया थी। फिर है पोटेशियम। पोटेशियम की जो कंसंट्रेशन होती है वो 1%, 1%। और पोटेशियम का जो आयनिंग रूप है वो कौन सा है? वो K+ रूप में वो अवेलेबल होता है। ये सामान्य रूप से हो गए, फिर सेकेंडरी आप देख लेना। उसके बाद में इनकी मोबिलिटी है, इनकी चलता होती है, इनकी एक्टिवनेस होती है प्लांट्स और सोइल के अंदर। तो उसके अंदर देखा तो पौधों में इनकी जो जो गतिशीलता थी वो NPK की सबसे ज्यादा, प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं उनकी सबसे ज्यादा गतिशीलता होती है किनमें? पौधों में। सोइल में भी वैसे तो प्राथमिक पोषक तत्वों की होती है मुख्य रूप से, अगर नाइट्रेट की बात करें तो, लेकिन NPK सबसे ज्यादा एक्टिव फॉर्म में होते हैं किसमें? प्लांट्स के अंदर। और सबसे जो इमोबाइल होते हैं वो गतिशील होते हैं, वो कैल्शियम और बोरॉन। कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम और बोरॉन होते हैं। और उसके बाद में मृदा के अंदर जो गतिशील होते हैं वो कौन से हैं? नाइट्रेट, NO3 जो सबसे ज्यादा जो गतिशीलता होती है। और सबसे जो अगतिशील होते हैं वो कौन से होते हैं? फास्फोरस और जिंक। और कम गतिशील होती है वो अमोनियम होती है, ठीक है। याद रखना है क्योंकि इनसे रिलेवेंट जो मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं वो पूछा जाता है। और जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं जो पौधे की संरचना बनाते हैं वो है कौन कौन से? CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो पौधे की मुख्य रूप से संरचना बनाते हैं। 95% वो टोटल उसका भाग बनाते हैं। जो कार्बनिक पदार्थ, ऑक्सीजन और जल से अवेलेबिलिटी होती है, उनकी प्राप्यता रहती है। दैट इज क्लियर।
ठीक है, याद हुआ।